Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion, and topic for this lecture is the mole concept. And before we start with the questions, make sure you subscribe to the channel. It will help to get you more videos and you can revise the topic thoroughly, right? So beta, in the previous lecture on mole concept, we have taken up questions related with the definition of mole, how to find out the number of moles through various examples. Mole related questions were done. In this lecture, the main focus is on equivalent weight. Equivalent weight is a variable quantity. It varies from compound to compound. It varies from reaction to reaction. So we will revise how to find out equivalent weight for an element, equivalent weight of an acid, equivalent weight of a base, or even for a compound like metal oxide, metal hydroxide, metal nitrate, metal sulfate is given, how to find out the equivalent weight. Apart from that, the atomic weight calculation. Atomic weight is calculated if percentage of an element is given, or Dulong-Pettit law helps to find out the atomic weight. Even volatile chloride method is there to find out the atomic weight of an element. Apart from that, we have to take up the topics of molarity, like molarity on dilution. If we dilute a solution, by what factor the molarity will change, how to calculate that, and questions on redox titrations, questions on stoichiometric calculation, all these we are going to revise through these questions. So let's start with question number 21. The first question, in a compound, carbon is 40% and hydrogen is 6.6%. Find out the empirical formula of the compound. तो देखो बेटा, ऑप्शंस में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब कि तीन एलिमेंट्स है कंपाउंड के अंदर. कौन कौन से तीन एलिमेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन के लिए आप 40 ग्राम ले लो एंड हाइड्रोजन इज 6.6. टोटल तो 100 होता है, तो रिमेनिंग इज 53.4 ग्राम. टोटल आपका कंपाउंड 100 ग्राम है, जिसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स हैं और हमें इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. इंपिरिकल फॉर्मूला गिव्स द रेशो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. होल नंबर रेशो हमें मिलती है इंपिरिकल फॉर्मूला के थ्रू. तो हम पहले बेटा मोल्स बनाएंगे. 40 ग्राम इज गिवन, डिवाइड बाय 12 ताकि मोल्स बन जाएं. और हाइड्रोजन के लिए 6.6 गिवन है, डिवाइड बाय 1, ये भी मोल्स हो गए. 53.4 डिवाइडेड बाय 16. ऐसा करने से आप पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हो. ये आ रहा है 6.6 एंड 40/12 बेटा 3.33. इजी क्वेश्चन, ये भी 3.33 आ जाएगा. गॉट इट. तो इतना कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है. अब तो सिंपल है, होल नंबर रेशो लेने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड कर दीजिए आप 3.33 से, तो ये होल नंबर रेशो आ जाएगी. होल नंबर रेशो इज 1:2:1. एज अ रिजल्ट ये बना CH2O. CH2O मीन्स डी ऑप्शन इज द आंसर, राइट. इंपेरिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का चैलेंज होता है, बाकी तो क्वेश्चन इजी होता है. एंड कभी कभी मॉलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करने को बोला जाता है. उसके लिए मोलर मास दिया होना चाहिए. मोलर मास दिया है तभी आप फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाओगे. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी. द मॉलिकुलर वेट ऑफ phosphoric acid is given 98 and equivalent weight you have to find out. Its equivalent weight related to this reaction. रिएक्शन को ठीक से देखो. आपको एसिड दिया है और वो एसिड रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और प्रोडक्ट आ रहा है. प्रोडक्ट में देखो कि फॉस्फोरिक एसिड ने कितने H लूज किए. फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 H थे और एक ही H इसने लूज किया, इस वजह से एक सोडियम आ रहा है. गॉट इट. सो इक्विवेलेंट वेट का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर. N फैक्टर अलग अलग होता है. एलिमेंट के लिए N फैक्टर कुछ और होगा, एसिड के लिए कुछ और होगा, बेस के लिए कुछ और होगा. ठीक है. अब हमारे क्वेश्चन में एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड इज एन एसिड. एज अ रिजल्ट यहां N फैक्टर बनेगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स. नंबर ऑफ
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, कितने H लूज कर रहा है फॉस्फोरिक एसिड, टोटल तो उसमें 3 है बट उसने लूज कितने किए वो देखना है। फॉस्फोरिक एसिड का बेटा मोलर मास 98 होता है, आप चेक कर सकते हो, H3PO4, 3 फॉर हाइड्रोजन, 31 फॉस्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन है 64, टोटल इज 98। अब क्वेश्चन में देखो कितने H इसने लूज किए हैं फॉस्फोरिक एसिड ने, 1, सो वी विल डिवाइड बाय 1, एज अ रिजल्ट आपका आंसर आ जाएगा 98, हेंस द आंसर विल बी ए ऑप्शन। अगर रिएक्शन कभी ऐसे दिया हो, लेट से ऐसे लिख दिया कि फॉस्फोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ NaOH, जब ये 2 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा तो फिर प्रोडक्ट बनेगा Na2HPO4, Na2HPO4, जबकि ऊपर क्या बन रहा है, NaH2PO4, बी केयरफुल, ठीक है। कितने H लूज करता है वो डिपेंड करता है हम कितना बेस देते हैं। आप अगर बेस 1 मोल दोगे तो ये 1 H लूज करेगा, आप डबल 2 मोल NaOH दोगे तो ये 2 H लूज करेगा। एज अ रिजल्ट अगर ये बेटा ये जो लोअर वाला रिएक्शन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फिर इक्विवेलेंट वेट आप लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अब इसने 2 H लूज किए बट हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, हमारे क्वेश्चन में आंसर 98 बनेगा बिकॉज हमारा रिएक्शन जो था उसमें एक ही H लूज हो रहा है, 98 अपॉन 1 करके 98 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट है, 98 ग्राम। एज अ रिजल्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए, राइट। सो दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट बी केयरफुल, कभी ऐसा अगर आ जाए तो फिर 2 से डिवाइड करना, अगर तीनों H लूज हो गए तो 3 से डिवाइड करना है। इन दिस मैनर वी कैन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट नंबर, x ग्राम ऑफ अ मेटल चेंजेस टू y ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड। मेटल आपको दिया है x ग्राम और मेटल का बेटा क्लोराइड बनाया जा रहा है और इक्विवेलेंट वेट हमें मेटल का कैलकुलेट करना है। तो मेटल प्लस क्लोरीन में रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड, MClX। मेटल का नाम हमें नहीं पता, अगर तो ये सोडियम है तो NaCl बनेगा, अगर ये डाइवेलेंट मेटल है जैसे मैग्नीशियम तो MgCl2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द अदर कंपोनेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल को बेटा मैंने कंपेयर कर दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन के साथ, मेटल एंड क्लोरीन को हमने कंपेयर किया है, ठीक है। तो मेटल कितना दिया क्वेश्चन ने, x ग्राम। लेट्स राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेटल का वेट हमें गिवन है x ग्राम एंड मेटल क्लोराइड का वेट गिवन है y ग्राम। तो क्या हम क्लोरीन का वेट निकाल सकते हैं, तो वेट ऑफ क्लोरीन इज वेट ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस वेट ऑफ मेटल, तो ये आ गया y माइनस एक्स। दिस इज द वेट ऑफ क्लोरीन, y माइनस एक्स ग्राम्स। अब वैल्यू पुट करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कैसे होता है, नंबर ऑफ ग्राम जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहां पे भी गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो न्यूमरेटर में है बेटा मेटल का वेट, डिनोमिनेटर में मेटल का इक्विवेलेंट वेट। यहां राइट साइड पे मेटल का नहीं, अब क्लोरीन का वेट एंड क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। मेटल का नाम नहीं पता है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट इसलिए हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड वेट ऑफ मेटल इज गिवन टू अस एज x ग्राम्स। व्हाट इज द वेट ऑफ क्लोरीन गिवन, वो आपको y ग्राम गिवन है। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, इसका वैलेंसी 1 है, सो 35.5 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 35.5x अपॉन y, 35.5x अपॉन, अच्छा मेटल क्लोरीन का वेट बेटा हमने गलत लिख दिया, क्लोरीन का वेट y माइनस एक्स गिवन था ना कि y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स आएगा। एज अ रिजल्ट अब ऑप्शंस को देखो, 35.5x चाहिए न्यूमरेटर में और y माइनस एक्स चाहिए डिनोमिनेटर में। गॉट इट। सो सी ऑप्शन में आंसर दिख रहा है,
y माइनस एक्स डिनोमिनेटर में दे रखा है एंड 35.5x इज गिवन इन द न्यूमरेटर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन 24. You are given acid 0.2 gram of an acid required 20 ml of a decinormal NaOH solution for complete neutralization. The equivalent weight of metal is. मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है. NaOH गिवन है डेसीनॉर्मल. एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड is equal to number of gram equivalents of base. So we have number of gram equivalents of base right hand side पे और number of gram equivalents of acid on the left hand side. कैसे निकालते हैं number of gram equivalents? Given weight upon equivalent weight. But base के लिए weight आपको नहीं दिया, base तो 20 ml and decinormal दिया है. तो जहां पे नॉर्मेलिटी दी जाती है वहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, n इंटू वी. क्लियर? सो वी कैन मेंशन हेयर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बिल्कुल वैसे निकाले जाते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते थे. मोल्स हम कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास. यहां क्या करोगे, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑल्सो गिवन बाय नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम. जब कभी वेट दिया होगा तो फर्स्ट रिलेशन यूज करो ये वाला, जब कभी नॉर्मेलिटी दी है तो बेटा सेकंड रिलेशन यूज करोगे आप n इंटू वी वाला. ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, हमें एसिड का वेट दिया है. एसिड का वेट चेक करो कितना दिया है, 0.2 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट आपको एसिड का पता करना है. व्हाट इज द नॉर्मेलिटी गिवन, डेसी नॉर्मल एंड वॉल्यूम इज 20 ml. डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 नॉर्मल और 20 ml. अब देखो एक तरफ तो मिलीलीटर था, ये जो वैल्यू है वॉल्यूम की मिलीलीटर में 20 मिलीलीटर, इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं ताकि दोनों तरफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाए, वरना एक तरफ तो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे और एक तरफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट होंगे. क्लियर? सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट. ये इक्विवेलेंट वेट बेटा 100 आ जाएगा, 100 ग्राम्स. एज अ रिजल्ट आपका आंसर होता है डी ऑप्शन, 100 ग्राम्स इज द इक्विवेलेंट वेट. क्लियर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. हमने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन किया है, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं. डेटा में आपको कभी वेट और कभी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दिया जाता है. बी केयरफुल, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही हमने सॉल्व किया. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल करिए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन Fe2O3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन Fe2O3 वुड बी. आयरन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है. इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड टू कंपाउंड बदल जाता है. देखिए एलिमेंट है ना आयरन, तो कभी भी किसी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी. अब हमें Fe2O3 के अंदर बेटा कैलकुलेट तो आयरन का करना है ना, जिसका कैलकुलेट करना है उसका एटॉमिक वेट लीजिए. एटॉमिक वेट हम ले लेंगे Fe का. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe कैसे निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ Fe अपॉन इट्स वैलेंसी. आयरन का वैलेंसी यहाँ पे 3 है, एटॉमिक वेट बेटा 56, तो ये आ गया 18.6 ग्राम्स. 18.6 ग्राम का मतलब ए ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है, Fe2O3 गिवन था. Fe2O3 में आप इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर सकते हो. 2x ले लो एंड ऑक्सीजन के लिए -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. तो वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं. कंपाउंड के अंदर एटम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे डिवाइड कर दो तो वो भी 3 है, वैलेंसी भी 3 है. 18.6 ग्राम इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe इन FeO, कभी कभी ऐसे भी आता है. तो इक्विवेलेंट वेट आपको जिसका कैलकुलेट करना है आप उसका एटॉमिक वेट रखो न्यूमरेटर में, डिवाइड करो उसके
वैलेंसी से। Fe का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो वो भी 2 है। सो अगर आप आयरन का इक्विवेलेंट वेट FeO में कैलकुलेट करोगे 28 ग्राम आएगा, बट आपको किस में कैलकुलेट करना था, Fe2O3 के अंदर, देन इट इज 18.6, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 26, oxide of a metal has 20% oxygen, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड निकालना है। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना है, और मेटल कितनी है और उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है। कैन आई से मेटल विल बी 80 ग्राम बिकॉज ऑक्सीजन इज 20 ग्राम, ऑक्साइड में 20 ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसा बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कंपेयर करने के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड लेफ्ट पे और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन राइट पे। ठीक है, आपको मेटल ऑक्साइड का निकालना है, तो मेटल ऑक्साइड लीजिए। सो गिवन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, और यहां क्या है, गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बेटा 8 ग्राम होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, सो इसका इक्विवेलेंट वेट है 8 ग्राम्स। एज अ रिजल्ट हम यहां पुट करेंगे, गिवन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड है 100 और इक्विवेलेंट वेट हमें मेटल ऑक्साइड का चाहिए तो वो है E। हम ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड आप E कंसिडर कर लो। यहाँ पे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 और ऑक्सीजन का वेट बेटा 20 दिया था, क्वेश्चन में दिया था ना 20% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, 20% ऑक्सीजन है। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। ये आपके पास बनेगा 100 इंटू 8 अपॉन 20, सो 25 इज 100। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है 40 ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट ये किसका आ रहा है, ये मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आ रहा है। जिसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर में उसी का वेट रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है 40 आया था, मींस बी ऑप्शन। बी केयरफुल, कभी कभी मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है, कभी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है। आपको केयरफुल रहना है। मेटल का पूछा जाता अगर तो मैंने न्यूमरेटर में 80 रखना था, यहां मेटल ऑक्साइड का पूछ रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमने 100 रखा है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज कन्वर्टेड कंप्लीटली टू 5 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज। देखो यहां क्या रिएक्शन हो रहा है, ऑक्साइड ऑफ मेटल और क्लोराइड ऑफ मेटल की बात है। सो number of gram equivalents of metal oxide is equal to number of gram equivalents of metal chloride। ठीक बात है। तो मेटल ऑक्साइड का आप इक्विवेलेंट वेट ले लो E+8। मेटल का इक्विवेलेंट वेट E है, हमें मेटल का नाम नहीं पता। मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा E+35.5, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का बेटा 35.5। एज अ रिजल्ट ये वैल्यूज अब हम वहां पे पुट कर देंगे। कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट साइड पे भी गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सो व्हाट शुड आई राइट फॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड में हम 3 पुट करेंगे क्योंकि ऑक्साइड का वेट 3 ग्राम दिया है, और मेटल क्लोराइड में हम 5 पुट करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास वैल्यूज आती हैं यहां पे 3 अपॉन E+8। मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, मेटल का नहीं पता, ऑक्सीजन का तो मालूम है 8 एंड क्लोरीन का आपके पास है 35.5। You just cross multiply and get the answer. It will be 5E+40 is equal to 3E+35.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 106.5 आता है। एज अ रिजल्ट आंसर सॉल्व करने के बाद बनेगा 33.25।
33.25 मीन्स ए ऑप्शन। आप फिर से देखो, हमने क्या किया है, मेटल ऑक्साइड और मेटल क्लोराइड को बेटा कंपेयर किया। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल क्लोराइड को कंपेयर करते हैं, उनके इक्विवेलेंट वेट्स। हमें मेटल का नहीं पता था, मेटल का ही कैलकुलेट करना था, ऑक्सीजन का पता था और क्लोरीन का भी पता था। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया। इक्विवेलेंट वेट के वही यूनिट्स होते हैं जो एटॉमिक वेट के यूनिट्स होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। तो एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस तरीके से रिएक्शन के अंदर आपने मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाला है। जब ये रिएक्शन होगा, मेटल ऑक्साइड मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट होगी, तब बेटा आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला मेटल का। इक्विवेलेंट वेट विल वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। आपने देखा आयरन का इक्विवेलेंट वेट Fe2O3 में कुछ और है और FeO में कुछ और है। एंड इक्विवेलेंट वेट वेरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में जो मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ रहा है, इसी मेटल का किसी और रिएक्शन में डिफरेंट भी आएगा। Let's come to the next question now, question 28. 28th में, when a metal is burnt, its weight is increased by 24%. What is the equivalent weight of metal? मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मेटल को हम बर्न करते हैं तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है कितना, बाय 24%। तो मेटल जब ऑक्सीजन से बर्न करी जाएगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। लेट्स से कि मेटल हमने 100 ग्राम ले लिया तो 124 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि 24 ग्राम तो ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गई है। इक्विवेलेंट वेट मेटल का लगाएंगे, निकालना है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम अप्लाई करते हैं। बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें वेट दोनों का पता है, मेटल का भी और बेटा ऑक्सीजन का भी। ठीक है, तो आप क्या करो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट साइड पे भी यही करेंगे, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट ऑक्सीजन का और इक्विवेलेंट वेट भी ऑक्सीजन का। इस तरफ है मेटल और उस तरफ है ऑक्सीजन। एंड मेटल का वेट हमने 100 ग्राम खुद एज्यूम किया था, तो क्वेश्चन ने कहा था 24 ग्राम उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, क्योंकि वेट 24 ग्राम से बढ़ जाता है। और ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऑक्सीजन का तो 8 ग्राम होता है। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये हो जाएगा 100 अपॉन 3। एज अ रिजल्ट 33.3 है ना ऑप्शन में, सी ऑप्शन बेटा आंसर 33.3 grams. Option C is the answer. Question was important. मेटल को बर्न करने से मेटल का वेट बढ़ा, तो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई किया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के टाइम पे हमने मेटल और ऑक्सीजन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दिया। एज अ रिजल्ट आपके पास वेट्स अवेलेबल थे, इक्विवेलेंट वेट पता नहीं था मेटल का, वो आ रहा है 33.3। हेंस द आंसर इज सी ऑप्शन। So many questions we have taken up on equivalent weight, which is an important concept for entrance exam. Particularly for entrance exam, equivalent weight is important. अब ये बहुत ही important है। ये reaction दिया है, anion nitrate can be converted to ammonium ion, and the equivalent weight of nitrate in this reaction would be। किस किस का रिएक्शन, कन्वर्जन में रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रेट लिखना है, प्रोडक्ट साइड पे अमोनियम आयन लिखना है। आपको इक्विवेलेंट वेट बेटा इसका पता करना है, नाइट्रेट का, इस रिएक्शन के अंदर। तो जब जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट और आयन इज गिवन बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर किसको लिया जाता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, उस हिसाब से आप एन फैक्टर निकालोगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं नाइट्रेट का। नाइट्रेट में बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, उसको हम पहले x लेते हैं। x प्लस ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, नेट चार्ज इज -1, x का वैल्यू आ गया +5। तो यहां लिख दो +5 इज द
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट। अब उधर भी कैलकुलेट करते हैं NH4 प्लस के अंदर। इन NH4 प्लस अगेन आई विल टेक X प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेट चार्ज 1 है तो X वैल्यू इज इक्वल टू -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। नाइट्रोजन ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। 5 से -3 तक जाने का मतलब क्या है कि नाइट्रेट हैज गेन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके वो बनेगा NH4 प्लस। तो N फैक्टर इज 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। कभी कभी ऑक्सीडेशन भी दे सकते हैं, उसमें फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस वाज द रिडक्शन रिएक्शन। नाइट्रेट का बेटा मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 62 होता है, आप चेक करिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को काउंट करना है ना। नाइट्रोजन इज 14 एंड 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3 48, ये बेटा 62 बन जाएगा। इसका एटॉमिक वेट है या कह लो मॉलिक्यूलर वेट है 62। आप इसको 8 से डिवाइड करोगे, एज अ रिजल्ट द आंसर फॉर क्वेश्चन 29 विल बी 7.75, मीन्स बी ऑप्शन। डिवाइड करके हमें क्या मिल रहा है 7.75। it is equal to 7.75 gram which is written here in B option. This is the equivalent weight. बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से आप N फैक्टर कैलकुलेट करते हो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन इक्विवेलेंट वेट। कभी आपको रिएक्शन दिया होता है, कभी आपको एक आयन से दूसरे आयन का कन्वर्जन दिया होता है, कभी कोई कंपाउंड दिया होता है, या फिर एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन देंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे on equivalent weight. Another question again on equivalent weight. 0.84 gram of a metal hydride contains 0.04 gram of hydrogen. The equivalent weight of metal is. metal hydride के अंदर कुछ हाइड्रोजन का वेट दिया है। Let's write metal hydride is given to be 0.84 gram एंड हाइड्रोजन उसके अंदर है 0.04 ग्राम। मेटल का वेट निकाल दो, हाइड्राइड में से हाइड्रोजन का माइनस करो, ये हो गया 0.84 माइनस 0.04, 0.80 ग्राम बेटा आपके पास वेट आ चुका है मेटल का। और मेटल का ही हमें इक्विवेलेंट वेट पता करना है। हाइड्रोजन का तो मालूम है, हाइड्रोजन का 1 है। जिस जिसका डेटा दिया होता है उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं। आपको डेटा मेटल, हाइड्राइड और हाइड्रोजन का दिया है, वहां से हमने मेटल का वेट पता कर लिया। ठीक है, तो अब मेटल एक तरफ रख लो और हाइड्रोजन एक तरफ रख के लेट्स अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मेटल के लिए आप लोगे गिवन वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, राइट साइड पे गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल का वेट हमारे पास है 0.80, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज द क्वेश्चन मार्क। हाइड्रोजन का भी वेट आपको गिवन है 0.04, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 1 आ गया। एज अ रिजल्ट आंसर बन जाएगा 20। ठीक है, ये कैंसल आउट होके ये आ रहा है यहां पे 20, हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 20 ग्राम्स। क्लियर? ऑप्शंस देखते हैं। सी ऑप्शन के अंडर बेटा 20 लिखा है, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। Is it okay? Coming to the next question 31. At STP 5.6 liter of a gas weighs 60 gram. Vapor density of the gas is. अब क्वेश्चंस आ रहे हैं वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट सिंपल क्वेश्चन। 5.6 लीटर गैस का वेट दिया है। देखो मॉलिकुलर वेट जो होता है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी फॉर एनी गैस।
मॉलिक्यूलर वेट समझ लो, मीथेन दिया है तो बेटा मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 है ना, 16 ग्राम ऑफ मीथेन का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। मीथेन की जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे तो 44 ग्राम का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। हमारे को कौन सी गैस दी है हमें नहीं पता, गैस का कुछ भी नाम नहीं दिया गया है। हमें मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा अगर तो तभी वेपर डेंसिटी आएगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपको वेपर डेंसिटी तभी पता चलेगी अगर मॉलिक्यूलर वेट पता हो। कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट द वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी। ठीक है, कैन आई से 5.6 liter of gas has a weight of 60 ग्राम। 60 ग्राम वेट हमें गिवन है 5.6 लीटर का। आप यूनिटरी मेथड से 22.4 लीटर का वेट निकाल दो। इट विल बी 60 अपॉन 5.6 इंटू 22.4। तो ये आपके पास बन जाएगा इक्वल टू 240 ग्राम। किसका जो वेट आया, गैस का। ये क्या चीज है, ये बेटा मॉलिक्यूलर वेट है, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इज द वेट ऑक्यूपाइड बाय 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशंस के ऊपर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री एंड प्रेशर होता है 1 एटमोस्फियर। तो मोलर मास हमने पता कर लिया 240, हेंस वेपर डेंसिटी तो उसका हाफ बन जाएगी। वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। 240 अपॉन 2 कर दीजिए, यू विल गेट 120 grams. Vapor density 120 means B option is the answer. Clear? तो इस तरीके से आपको मोलर मास सीधा सीधा नहीं दिया था क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट ये है कि 22.4 लीटर का जो मास होता है एट एसटीपी इज नथिंग बट मोलर मास। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, 32, 0.32 gram of a metal on treatment with an acid 11.112 ml of hydrogen at STP is liberated। देखो मेटल आपको दिया है और मेटल कितना रिएक्शन एसिड के साथ करने के बाद कितना H2 देता है, इट इज 11.2 ml। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल प्लस एसिड से कुछ रिएक्शन होगा, मेटल का कोई सॉल्ट बनेगा और H2 निकलेगी। जैसे कि अगर ये एसिड HCl है तो मेटल क्लोराइड, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो मेटल सल्फेट। आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। मेटल का वेट है 0.32 ग्राम एंड H2 कितना आ रहा है 112 ml, बट कंडीशंस आर आल्सो गिवन, एनटीपी कंडीशंस, एंड इक्विवेलेंट वेट आपको मेटल का पता करना है। तो अब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किस किस के ऊपर लगाया जाता है, जिसका डेटा गिवन होता है। आपको डेटा मेटल का और H2 का गिवन है। सो कैन आई से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल के लिए तो आप गिवन वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल करोगे। मेटल का वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां बेटा वेट गिवन नहीं है। H2 का तो वॉल्यूम दिया है, तो क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये गिवन वेट था। वॉल्यूम से भी हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या तरीका होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। H2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बेटा 11.2 होता है। लेट्स कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 इज 1 ग्राम। पर अब हमें पता करना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर मालूम होगा तभी आप उस एक्सप्रेशन में पुट करोगे। देखो मोलर मास हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 liters at STP और NTP। क्लियर? तो H2 का मोलर मास है 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ H2 at NTP occupies how much? 22.4 लीटर। क्या आप 1 ग्राम का वॉल्यूम पता कर सकते हो?
1 ग्राम का वॉल्यूम हाफ हो जाएगा उससे, तो 1 ग्राम इक्वलेंट वेट है तो इक्वलेंट वॉल्यूम आ गया 11.2। आई कैन राइट द डेफिनेशन फॉर equivalent volume is that volume of gas, it is that volume of gas which is occupied by the equivalent weight at STP और NTP। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का जो भी वॉल्यूम है उसका नाम होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का बेटा 1 ग्राम है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ गया 11.2। कैसे 11.2 कैसे आया? क्योंकि हमें पता था 2 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। ठीक है, बस अब आपको इक्विवेलेंट वेट की जगह पे 11.2 पुट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। वेट ऑफ मेटल कितना है क्वेश्चन में देखो, 0.32 ग्राम आपको मेटल का वेट गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है H2 का। सो लेट्स अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। गिवन वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2। तो ये गिवन वेट है 0.32 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ये है 112 मिलीलीटर। न्यूमरेटर में मिलीलीटर है तो डिनोमिनेटर में 11.2 लीटर नहीं लिखना, उसके भी मिलीलीटर बना दो। मिलीलीटर से मिलीलीटर कटेगा, आपका आंसर ग्राम्स में आएगा क्योंकि ये ग्राम्स के अंदर है। ठीक है, तो ये आ गया 1/100। हेंस द इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपको गिवन था, आपने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया, इट इज कमिंग आउट टू बी 32 ग्राम। किसका इक्विवेलेंट वेट है ये? मेटल का। ठीक है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 32 मींस बी ऑप्शन इज योर आंसर। इक्विवेलेंट वेट के ऊपर अलग अलग तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 2 ग्राम ऑफ मीथेन। 2 ग्राम मीथेन के अंदर बेटा हमें प्रोटॉन्स निकालने हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए मोलर मास मीथेन का 64 ग्राम मीथेन हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। डू यू एग्री? मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके अंदर? एवोगैड्रो नंबर। एज अ रिजल्ट हम पहले 2 ग्राम में पता करते हैं, अभी प्रोटॉन नहीं, अभी मॉलिक्यूल्स पता कर रहे हैं। इट इज एवोगैड्रो अपॉन 16 into 2। These many molecules of methane are available to you. Can I write it एवोगैड्रो अपॉन 8? एवोगैड्रो अपॉन 8 क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। और हमारे पास एक मीथेन में कितने प्रोटॉन होते हैं? मीथेन में बेटा प्रोटॉन्स काउंट करने हैं तो कार्बन के अलग और हाइड्रोजन के अलग। एक कार्बन में 6 प्रोटॉन और टोटल 4 हाइड्रोजन्स हैं तो 4 प्रोटॉन्स। हेंस यू हैव टोटल 10 प्रोटॉन्स इन 1 मीथेन। 10 प्रोटॉन्स आर देयर इन 1 मीथेन। तो एक मीथेन के प्रोटॉन्स पता है। कैन आई राइट 1 molecule of methane contains Avogadro upon 8 molecules. Sorry, it contains protons है ना, protons लिखना था ना। 1 molecule of methane has 10 protons। इस तरह से Avogadro upon 8 molecules मीथेन के आपके पास हैं, आप उसमें पता कर लो कि प्रोटॉन्स कितने होंगे। इट विल बी 10 अपॉन, ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, 10 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो अपॉन 8। क्लियर? 10 अपॉन 1 है ये। इट विल कम आउट टू बी, एवोगैड्रो का वैल्यू हम डाल देंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 8। ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 23। एज अ रिजल्ट आपका आंसर होता है, प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने थे, सी ऑप्शन में लिखा है 7.25। गॉट इट? तो पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करिए। मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं एवोगैड्रो अपॉन 8। उसके बाद एक मीथेन में 10 प्रोटॉन है तो हमने एवोगैड्रो अपॉन 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया।
10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आता है। तो इस तरह से कभी प्रोटॉन, कभी इलेक्ट्रॉन, कभी न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने को बोला जाता है। ग्राम्स में वैल्यू दी होती है, ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल से मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल्स के बाद प्रोटॉन्स काउंट करिए या इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 34। अब इलेक्ट्रॉन्स करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। अमोनिया इज गिवन। अब क्वेश्चन वेट से नहीं वॉल्यूम से होगा। नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हमें पता करना है। कैन आई राइट गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। ये मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में सीखा था आपने पिछले वाले वीडियो में। तो आपके पास गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर्स। इसको डिवाइड करो 22.4 लीटर से, इट विल कम आउट टू बी 0.5 मोल। हाफ मोल आ गया अमोनिया। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। हाफ मोल का मतलब मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो हाफ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब एक अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम वो देखेंगे। NH3 इज गिवन टू अस। 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इन वन अमोनिया देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए एक अमोनिया के अंदर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.5 into Avogadro number of ammonia molecules is, इस नंबर को बस 10 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10। ये हो गया 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 5 इंटू एवोगैड्रो की ऑप्शन है या नहीं है तो इसको खोलना पड़ेगा। कभी कभी एवोगैड्रो नंबर की टर्म्स में ही ऑप्शंस होती हैं, यहां तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 30 बन जाएगा ना। 6 5 जा 30, मतलब 3.01 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना होता है। बट वेट दिया है या वॉल्यूम दिया है, आपको मोल में कन्वर्ट करना है। वेट है तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और अगर वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर विच इज द मोलर वॉल्यूम। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 35। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बेटा एटॉमिक मास कैलकुलेशन के ऊपर है। ए हाइपोथेटिकल मेटल ऑक्साइड हैज 32.33% ऑफ मेटल एंड वेपर डेंसिटी ऑफ chloride of a metal is 79. Find out the atomic mass of the metal. क्या करेंगे, equivalent weight of metal पहले पता करिए, वो आपको गिवन नहीं है। कभी कभी वो डायरेक्ट दे दिया जाता है, यहां नहीं दिया। यहां तो बोला है कि मेटल ऑक्साइड में मेटल इतनी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब किसी ईयर में 2007 में आई थिंक ये AIPMT के अंदर क्वेश्चन आया था। सो वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम कैसे करेंगे। मेटल ऑक्साइड के अंदर 32.33% मेटल है। दिस इज द वेट ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड। तो 100 से माइनस करो ताकि आपको ऑक्सीजन का वेट मिले। 67.67 ग्राम ऑक्सीजन का वेट आ गया। टोटल मेटल ऑक्साइड 100 ग्राम। इक्विवेलेंट्स कंपेयर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आ गया 32.33 अपॉन E इज इक्वल टू 67.67 अपॉन 8। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। आप कई बार क्वेश्चंस में यूज कर चुके हो। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.82। इट इज कमिंग आउट टू बी 3.82। ठीक है, 3.82 ग्राम क्या चीज आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। फाइनली हमें मेटल क्लोराइड वाले मेथड पे आना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में चेक करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपके पास इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो गया और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल इज, देखो मेटल क्लोराइड ले लेते हैं MClX। इसका मोलर मास चाहिए। कैन आई राइट मोलर मास जो मेटल क्लोराइड का होगा, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल
प्लस एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इंटू एक्स। इसी तरह से हम निकालते हैं, किसी का भी मोलर मास चाहिए होता है तो एटम्स अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो बेटा मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड विल बी इक्वल टू, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल भी हमें नहीं पता है, गिवन नहीं है। कैन इट बी रिटन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मल्टीप्लाइड बाय द वैलेंसी। एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक, तो आपने इक्विवेलेंट वेट इनटू एक्स लिख दिया, प्लस क्लोरीन का 35.5 आपको पता है, दोनों में से ना एक्स कॉमन ले लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू एक्स लिया कॉमन, ई प्लस 35.5। अब क्वेश्चन में चेक करो, मॉलिक्यूलर वेट दिया था वो भी नहीं दिया, वेपर डेंसिटी दी है। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी मोलर मास होता है, इट इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई प्लस 35.5। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, अब सब कुछ आपके पास है। एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन चेंज होके राइट साइड पे ले जाओ, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन ई प्लस 35.5। इक्विवेलेंट वेट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये देखो 3.82 आपने कैलकुलेट किया, ये हो गया 2 इंटू 79। क्वेश्चन में दोबारा चेक कर लेते हैं, 79 ही दिया है ना, 79 इज गिवन टू अस। ये डिवाइड किससे होगा? 35.5। इक्विवेलेंट वेट कितना आया था बेटा? 3.82। तो ये हमें सॉल्व करने से वैलेंसी मिल जाएगी, वैलेंसी का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 4। अब आपको अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना था? एटॉमिक मास ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट भी पता है और वैलेंसी भी पता है। कैन आई राइट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट है 3.82, वैलेंसी है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 15.28। दिस विल कम आउट टू बी 15.28 ग्राम्स। एज अ रिजल्ट आपका आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटॉमिक वेट पे फर्स्ट क्वेश्चन आया, इससे पहले आप सारे क्वेश्चन कर रहे थे इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। एटॉमिक वेट कैलकुलेशन मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। कैसे करना है ये जो क्वेश्चन है, इट इज ऑन वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। वोलाटाइल क्लोराइड मेथड के ऊपर ये आपने क्वेश्चन किया है। मेथड का क्या डिटेल है कि मेटल क्लोराइड का मोलर मास दिया होता है या वेपर डेंसिटी दी होती है। जैसे कि यहाँ वेपर डेंसिटी दी है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर लिया। इक्विवेलेंट वेट भी गिवन नहीं था, वो भी हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ा। फिर लास्ट में जाके एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी करेंगे, बट क्वेश्चन में वैलेंसी कहां से आएगी? वैलेंसी मेटल क्लोराइड के मोलर मास की हेल्प से कैलकुलेट करी जाएगी। यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू ई प्लस 35.5 इंटू एक्स, वेयर एक्स इज दी वैलेंसी। राइट, आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एटॉमिक वेट कैलकुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बेटा एटॉमिक वेट के ऊपर है। देखो अब, यू आर गिवन स्पेसिफिक हीट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल। स्पेसिफिक हीट है 0.057 कैलोरी पर ग्राम एंड इक्विवेलेंट वेट भी आपको दिया है 38.24। फाइंड आउट द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ यहां अप्लाई करेंगे। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ से एटॉमिक वेट कैलकुलेट किए जाते हैं, बट ये जो मेथड है इससे तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट मिलता है, एग्जैक्ट नहीं मिलता, और आपको एग्जैक्ट वाला कैलकुलेट करना है। सो ठीक से देखो मेथड क्या है। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ इज specific heat multiplied by atomic weight of an element is approximately equal to 6.4। ये बेटा ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ का एक्सप्रेशन है। तो आप क्या करोगे, एटॉमिक वेट इस तरह से आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन का साइन है, यहां से एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, यहां से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकलेगा। तो पहले अप्रोक्सीमेट वाला हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे एग्जैक्ट में। मेथड देखो क्या है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू गिवन था 0.057 से आप डिवाइड करिए, उससे क्या होगा, आपको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट मिलेगा। फिर हम वैलेंसी भी निकालेंगे,
लुक एट दी स्टेट। सो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर चेक करो क्या क्या गिवन था, इक्विवेलेंट वेट और स्पेसिफिक हीट। इक्विवेलेंट वेट बाद में, पहले यहां डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 112.28। दिस इज द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट है बट उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आगे हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे इसको। इक्विवेलेंट वेट आपके पास है, कैन आई यूज द कॉन्सेप्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, तो ये बेटा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है, ये वो वैल्यू यहां पुट कर दो 112.28। क्वेश्चन में चेक करो, इक्विवेलेंट वेट दिया था 38.24 इंटू वैलेंसी। यहां से डिवाइड करने के बाद आपको वैलेंसी मिल जाएगी, ये अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं 2 पॉइंट। दिस विल कम आउट टू बी 2.93, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 बन जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो, 2.93 आया, बट वैलेंसी होल नंबर होती है, आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। फिर आप एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। पहले अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट वेट की हेल्प लेके मैंने वैलेंसी निकाल ली, और इक्विवेलेंट वेट हमें कितना गिवन था 38.24। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। अब आप ऑप्शंस देखो तो ए ऑप्शन आ जाएगा 114.72 ग्राम्स। ड्यूलोंग-पेटिट लॉ से हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालेंगे। जब अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट आ गया उसके बाद हम वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि वैलेंसी तो नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। एज ए रिजल्ट वैलेंसी के पता चलने से एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकल सकता है। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड था। इट वॉज टू फाइंड आउट एटॉमिक वेट विद द हेल्प ऑफ ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। पिछला क्वेश्चन आपने जो किया वो किसके ऊपर था, वोलाटाइल क्लोराइड मेथड पे। ये है ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। कमिंग टू द नेक्स्ट, 0.24 gram of volatile substance displaced 53.78 milliliter of air at STP. The molecular weight is, molecular weight बेटा वो weight होता है, it is the weight of 22.4 liter of a gas at STP. तो आपको किसका weight given है, 53.78 मिलीलीटर का वेट आपको गिवन है। फ्रॉम द क्वेश्चन कैन आई राइट 53.78 मिलीलीटर ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.24 ग्राम्स। क्या हम ये पता कर सकते हैं 22400 मिलीलीटर का वेट कितना होगा? जो भी वेट होगा वही मोलर मास है। इट इज इक्वल टू, लेट मी राइट डाउनवर्ड्स क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। It is equal to 0.24 divided by 53.78 multiplied by 22400। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाता है approximately equal to 100। ये 99.96 बनेगा which is approximately taken to be 100 grams। 100 ग्राम मोलर मास है एयर का इस केस में। ठीक है, नहीं एयर का नहीं बेटा, ये वोलाटाइल सब्सटेंस का मोलर मास है। एयर का तो 100 हो भी नहीं सकता ना। एयर का तो मोलर मास अगर कभी कैलकुलेट करना हो, हमारे क्वेश्चन में वोलाटाइल सब्सटेंस ने एयर को डिस्प्लेस किया था, तो कितनी एयर डिस्प्लेस करी वहां से हमने कैलकुलेट किया। अदरवाइज अगर आपको कभी एयर का मोलर मास चाहिए तो N2 एंड O2 का मिक्सचर लेना है। N2 78% होती है बट आप 80% लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। इस तरीके से 80 और 20 लेके कैलकुलेशन कर लो तो N2 को 28 इंटू 80 ऐसे कर सकते हैं। 80 इंटू 28 प्लस 32 ऑक्सीजन का इंटू 20% अपॉन 100। ऐसा करने से हम एवरेज मोलर मास ऑफ एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एयर का मोलर मास नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको वोलाटाइल सब्सटेंस का पूछा था। सो आई कैन रब इट, और इसको लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, इस तरीके से वो कैलकुलेट होगा। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 38। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर दिया ना, डी ऑप्शन। 38th क्वेश्चन देखो, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ सिलीनियम इन पर ऑक्सीडेज एंजाइम।
किसी एंजाइम में सेलेनियम का परसेंटेज दिया है, इट इज 0.5% बाय मास, द मिनिमम मोलर मास ऑफ एंजाइम विच कंटेन्स नॉट मोर देन 1 सेलेनियम एटम। देखो परसेंटेज ऑफ सोडियम मुझे निकालना है, समझ लो NaOH में। तो क्या करेंगे हम सोडियम को लेंगे 23, डिवाइड करेंगे 40 से इंटू 100। ये 23 क्या चीज है? कैन आई राइट परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की निकालनी हो, जैसे परसेंटेज ऑफ सिलीनियम निकालनी है मुझे इस एंजाइम के अंदर, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिलीनियम एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सिलीनियम इंटू 100 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ एंजाइम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एंजाइम। तो इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से देखो। मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया, NaOH में सोडियम एक ही था, एक सोडियम था और सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। डिवाइड किससे किया? पूरे कंपाउंड के मास से। पूरे कंपाउंड का मास मोलर मास है, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगा दिया। अब और देखो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। आपको परसेंटेज दिया एक तो 0.5% और सिलीनियम का एटम एक लेना है। सिलीनियम का एटॉमिक मास 78.4 है, आपको मोलर मास निकालना है। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो परसेंटेज में हम लिख देंगे 0.5, परसेंटेज के अंदर आप लिखिए 0.5%। एंड एक सिलीनियम का एटम 78 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी, 78.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ एंजाइम। तो ये बन जाएगा 78.4 इंटू 100 अपॉन 0.5। ये बेटा 1.568 इंटू 10⁻⁴ AMU आएगा। दिस इज द मोलर मास ऑफ एंजाइम। आपको इस क्वेश्चन में एटॉमिक वेट गिवन था और मॉलिक्यूलर वेट तुमने कैलकुलेट करना था। एटॉमिक वेट किसका गिवन था? सिलीनियम का। ये कोई एंजाइम है जिसके अंदर सिलीनियम प्रेजेंट था, पर ऑक्सीडेज एंजाइम, उसका हमें मोलर मास नहीं पता, वो आपने कैलकुलेट किया। बट मिनिमम मोलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम के अंदर एक सिलीनियम एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मोलर मास आपने निकाला है ये मिनिमम मोलर मास है। It is in AMU. Let's come to the next question now. Question number 39, again on percentage method. There is an organic compound which contains 0.032% of sulfur. Molar mass of the compound you have to find out. It contains 2 atoms of sulfur. In the previous question selenium का एक एटम था, यहाँ सल्फर के ऊपर क्वेश्चन है और 2 एटम है। सेम मेथड, परसेंटेज ऑफ सल्फर will be equal to number of atoms of sulfur multiplied by atomic weight of sulfur into 100 divided by the molar mass. मोलर मास किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास आपको पता करना है और परसेंटेज आपको दी है 0.032। नंबर ऑफ सल्फर एटम क्वेश्चन में दिया जा रहा है 2 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर का बेटा एटॉमिक मास 32 होता है, ये खुद से पता होना चाहिए। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी 200 एंड देन टोटल 5 zeros हैं। ये आंसर बनेगा, ये चेक करो, 2, 4 एंड 1, 5। हमारे पास भी 5 zeros, मतलब 2 लाख मॉलिक्यूलर मास है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें सल्फर 0.032% थी। आपने बिल्कुल बिगनिंग में इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन करे थे, अब आप एटॉमिक वेट के क्वेश्चन कर रहे हो। सीक्वेंस के अंदर चैप्टर चल रहा है। सो आज के वीडियो का टारगेट क्या है? आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के सारे मेथड्स क्लियर हो जाने चाहिए और एटॉमिक वेट के सारे मेथड्स क्लियर हो जाने चाहिए। रिलेटेड टू ईच मेथड वी हैव अ क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ tin 2 to tin 4? मोल्स निकालने हैं KMnO4 के। KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेटा खुद रेड्यूस हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है 5। कैसे पता चला कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है? ऑक्सीडेशन नंबर से 7 होता है
7 से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी +2 बनेगा। खुद से याद होना चाहिए कि जब एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडेशन करेगा तो प्रोडक्ट क्या आता है, वो Mn+2 आता है। और दूसरा रिएक्शन टिन का, टिन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, टिन 2 से टिन 4 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप 2 से कर दोगे और इसको आप 5 से कर दोगे, दोनों को ऐड करके मोलर रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम लिखा था। सो हमारी इक्वेशन देखो अब क्या बनती है, ये बनेगा 2 मोल ऑफ परमैंगनेट एंड 5 मोल ऑफ टिन +2 is giving 2 mole of manganese +2 and 5 mole of tin +4. As a result, question ने क्या पूछा था, how many moles of KMnO4 are required for 1 mole of tin? तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये दिख रहा है कि बेटा जो कैलकुलेट करना है उसको राइट पे रखा करो। KMnO4 कैलकुलेट करना है, मैंने पर मैंगनेट आयन को राइट पे कर दिया, टिन +2 को लेफ्ट पे कर दिया। फ्रॉम दिस इक्वेशन टिन के नीचे हम 5 मोल लिख सकते हैं, 5 मोल टिन reacts with 2 mole of MnO4, इसके 5 मोल। तो 1 मोल टिन के लिए कितना KMnO4 चाहिए, 2/5, 2/5 मतलब 0.4 मोल। 0.4 मोल आपको KMnO4 की जरूरत पड़ेगी अगर 1 मोल आपको टिन को ऑक्सीडाइज करके टिन +2 से टिन +4 में लेके जाना है। हेंस योर आंसर इज 0.4 मतलब डी ऑप्शन, राइट। तो रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर भी मोल का रिलेशन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी का क्वेश्चन है। 2.5 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल NaOH इज मिक्स्ड विद अनदर NaOH। एक आपके पास 1 मोलर NaOH है, एक आपके पास 0.5 मोलर NaOH है, दोनों को मिक्स कर दिया तो मोलैरिटी चेंज होगी। ओरिजिनल मोलैरिटीज अलग अलग थी, पर मिक्स करने के बाद वो कौन सी वैल्यू बनेगी वो देखना है। लेट्स कम टू दी कलर क्वेश्चन नंबर 41। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। M इंटू V बेटा नंबर ऑफ मोल्स होता है। मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को ऐड किया बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। पहले जब आपने मिक्स नहीं किया था, आपका ओरिजिनल सैंपल जो एक NaOH था वो 2.5 लीटर और 1 मोलर था। दूसरा सैंपल था 0.5 मोलर और 3 लीटर्स। 2.5 और 3 इनको मिक्स करोगे तो टोटल वॉल्यूम 5.5 हो जाएगा ना। तो मोलैरिटी पता करनी है, टोटल वॉल्यूम है 5.5। कैन आई राइट इट, 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू M इंटू 5.5, ये 4 हो रहा है। 4/5.5 आपका आंसर बनेगा 0.73 मोलर। तो जब जब हम दो एसिड्स को मिक्स करेंगे तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। जब आप एक एसिड और एक बेस को मिक्स करोगे फिर माइनस आएगा। अगर दो एसिड्स मिक्स हो रहे हैं तो प्लस, दो बेस मिक्स हो रहे हैं तो भी प्लस। आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर? सो मोलैरिटी इज related with number of moles. Coming to the next question number 42, KMnO4 के मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड फॉर 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन इन एसिडिक मीडियम। देखो पहले तो खुद पता होना चाहिए कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट होता है और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, क्योंकि +7 से ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 बनता है। जब तक प्रोडक्ट नहीं पता आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरी बात, सल्फाइट आयन दिया है SO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। सल्फाइट आयन ऑक्सीडाइज होने के बाद सल्फेट में कन्वर्ट होता है, ये आइडिया खुद को होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, मतलब इस सल्फाइट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, फर्दर इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड नॉट अपीयर इन द फाइनल इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करिए विद 2 और इसको मल्टीप्लाई करिए विद 5 ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं। तो ये इक्वेशन बनती है 2 ऑफ पर मैंगनेट एंड 5 ऑफ this sulfite ion. Product is 2 of manganese plus 2, 5 of
सल्फेट आयन। एज अ रिजल्ट अब आपके पास मोल्स आगे, फर्दर बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। इसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस ही नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मोल्स पूछे हैं। किसके मोल्स पूछे हैं? KMnO4 के। KMnO4 को बेटा राइट साइड पे ले जाओ। पर मैंगनेट जो कैलकुलेट करना है यूनिटरी मेथड में वो राइट पे जाएगा, सल्फाइड लेफ्ट पे रहेगा। यहां से देख लो, ये 5 और 2, 5 मोल ये रिएक्ट करता है 2 मोल के साथ। तो क्वेश्चन ने 1 मोल ऑफ सल्फाइड दिया था, इट विल रिएक्ट विद 2/5। So B option is the answer. 2/5 means B option. Let's come to the next one. Question 43. 5 mole of A and 12 mole of B are taken in a reaction vessel. According to this equation, ये reaction दिया है A plus 3B is giving 2C. कितने कितने moles? A के बेटा 5 मोल, B के 12 मोल्स, और find out the moles of C produced. तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखेंगे जो भी रिएक्शन हमें दिया है। ये क्वेश्चन स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन के ऊपर है। 5 मोल्स ऑफ ए 12 मोल्स ऑफ बी आर गिवन, और कितने मोल सी बनेगा ये पता करना है, राइट? तो क्या करते हैं हम, बैलेंस्ड इक्वेशन से दिख रहा है कि एक के पीछे 3 मोल चाहिए, 5 मोल अगर ए को रिएक्ट कराना है मतलब 15 मोल आपको बी का चाहिए, बट बी तो आपके पास सिर्फ 12 मोल्स है। इट मीन्स बी लिमिटिंग रिएजेंट है। 5 के पीछे 15 मोल चाहिए बी के, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो कम अमाउंट में अवेलेबल होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो बी और सी को देखो, बी बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रहा है बी के 3 मोल और इसके 2 मोल, तो 12 मोल से ये कितना रिएक्ट करेगा, 2/3 ऑफ 12। सो बेटा 2/3 ऑफ 12 मीन्स 8 इज कमिंग, 8 मोल आपका प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट है वो डिसाइड कैसे होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितने मोल बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है। बी 3 मोल था, सी के 2 मोल थे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एज अ रिजल्ट 12 मोल के पीछे 8 मोल ऑफ सी विल बी प्रोड्यूस्ड। अब ऑप्शंस को देखते हैं, 8 इज नॉट रिटन एनीवेयर, 8 मोल सी आपके पास आना चाहिए था, सो नन ऑफ दीज इज द आंसर, राइट? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन पे ध्यान देना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1:3 का रेशो है ए और बी का, उस हिसाब से इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट इज, फॉर द रिएक्शन A plus 2B is giving C, 5 mole of A and 8 mole of B will produce. So let's write the reaction. आपको ये बताना है C कितना बनेगा। A plus 2B is giving C. कितने कितने मोल्स गिवन है, 5 and 8। 5 मोल A गिवन है और 8 मोल्स हमें B के गिवन है, और आपको C का फॉर्मेशन बताना है कितने मोल C आएगा। तो क्या करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन को देखो, कैन आई से 1 मोल ऑफ ए विल कंबाइन विद 2 मोल ऑफ बी। ए वर्सेस बी अगर देखते हैं तो 1 मोल ए विल कंबाइन विद 2 मोल ऑफ बी, बट आपके एक्सपेरिमेंट में 5 मोल ए आपके पास है, इसका मतलब 5 × 2 10 मोल आपको बी की रिक्वायरमेंट है। 10 मोल आपके पास नहीं है, 10 मोल चाहिए अगर सारा का सारा ए रिएक्ट करवाना है। तो ए तो बच जाएगा क्योंकि 8 मोल है बी सिर्फ, तो जो बच जाता है वो तो बेटा एक्सेस रिएजेंट होता है, दैट इज एक्सेस रिएजेंट, एंड जो खत्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। आप देख लो ठीक से क्वेश्चन, और एक्सेस रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट का डिसीजन हो गया। अब सी कितना बनेगा वो डिसीजन बी ने लेना है। बी को और सी को इक्वेट करते हैं, बी एंड सी। बैलेंस्ड इक्वेशन से दिख रहा है 2 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सी। बी 2 मोल विल प्रोड्यूस सी इक्वल टू 1 मोल। Hence we will get from
बी कितना दिया एक्सपेरिमेंट में 8 मोल्स। 8 मोल बी अगर कंबाइन करेगा तो 1/2 ऑफ 8 मतलब 4 मोल सी बनेगा। 4 मोल ऑफ सी विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट। आंसर इज ए। जो पहले खत्म हो जाता है उसी के ऊपर ही तो डिपेंडेंट होगा ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बी पहले खत्म हो रहा है, ए तो अभी भी बचा हुआ है। ए कितना बचेगा? एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड। अगर मुझे ये देखना हो, इट विल बी 5 माइनस, देखो अब कितना, ए था 5 मोल और बी था 8 मोल। बी के विद रिस्पेक्ट टू ए का तो हाफ कंजम्पशन है, 1:2 का रेशो है, तो 8 के पीछे 4 मोल ए रिएक्ट कर जाएगा। लेफ्ट बिहाइंड इज 5 माइनस 4, 1 मोल ऑफ ए विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में यूज होता है। कभी आप मोल का क्वेश्चन कर रहे हो या गैसेस का क्वेश्चन कर रहे हो या इवन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर रहे हो, जहां जहां एक कंपोनेंट एक्सेस में हो, एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड अमाउंट में हो, तो जो एक्सेस वाला है वो बचेगा। जो खत्म हो रहा है पहले वो लिमिटिंग रिएजेंट, और डिसीजन सारे प्रोडक्ट के उसी से होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट विच इज रिलेटेड टू mole concept. Let's come to the next and the last question now. How much of Fe will be required in Lane's process to produce 11.2 liter of H2 at STP? आयरन कितना चाहिए हमें? 11.2 लीटर H2 प्रोड्यूस करना है। लेन्स रिएक्शन बेटा नेम्ड प्रोसेस है हाइड्रोजन का प्रेपरेशन के लिए। Fe एंड स्टीम आर कंबाइनिंग। ये वाटर जो है ये स्टीम है, इस तरीके से रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे। आयरन एंड स्टीम कंबाइन टू प्रोड्यूस Fe3O4 एंड H2। 4 मोल H2 आपको मिलती है। तो आपके क्वेश्चन ने Fe का आंसर पूछा है आपसे ग्राम्स के अंदर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe विल बी रिक्वायर्ड? ऑल ऑप्शंस आर इन ग्राम्स। H2 का वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? 11.2 लीटर। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या हमें ये दिख रहा है कि 3 मोल Fe जब रिएक्ट करेगा तो 4 मोल ऑफ H2 बनेगा। जो कैलकुलेट करना है वो राइट हैंड पे रहेगा। बैलेंस्ड स्टोकियोमेट्रिक मेथड हमने 3 और 4 का रेशो ले लिया आयरन और Fe का। आयरन को बेटा राइट पे रखेंगे। कैन आई से H2 ऑन लेफ्ट? 4 मोल H2 का मीनिंग है 4 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2 is produced from 3 मोल Fe, मतलब 3 इंटू 56 ग्राम। आंसर ग्राम्स में देना है। 3 इंटू 56 ग्राम ऑफ Fe। कैन आई कैलकुलेट फॉर 11.2? ये बन जाएगा 3 इंटू 56 अपॉन 4 इंटू 22.4 और 11.2 के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 11.2। लेट्स कैलकुलेट नाउ। ये बेटा कैलकुलेट करने के बाद 21 ग्राम्स आएगा। ये आ रहा है 2, ये आ रहा है टोटल 7 इंटू 3 21। सो 21 ग्राम Fe अगर रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो आपके पास 11.2 लीटर ऑफ H2 बनेगी। एज अ रिजल्ट आंसर इज डी ऑप्शन, राइट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशो देता है, वो मोलर रेशो से हम सारे डिसीजन लेते हैं। कभी मोल को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी नंबर में करते हैं और कभी वॉल्यूम में करते हैं। आपने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखे। सो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में यूज होता है। ये बेसिक चैप्टर है। प्रीवियस ईयर्स में हर बारी मोल के पीएमटी में कभी एक कभी 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोल इज लिंक्ड विद मोलैरिटी एज वेल एज विद इक्विवेलेंट वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द conceptual questions on mole itself, right? So that is all about the chapter. Take care and make sure you subscribe to the channel. It will help you to revise the topic even more thoroughly. You will get more questions. That is all. Thank you and bye bye.